ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। फर्स्ट ईयर AHDP में मैनेजमेंट में हमारा जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने घोड़े के सिर पर पाए जाने वाले सभी मार्किंग्स का हेड मार्किंग के बारे में टोटल जानकारी हासिल की थी और लास्ट में था हमारा वाल आई। अब आज हम जो पढ़ेंगे वह शरीर पर पाए जाने वाले निशान, बॉडी मार्किंग के बारे में। घोड़े के शरीर पर जो जो निशान पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं और कहाँ कहाँ जो पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है। घोड़े के शरीर पर निम्न प्रकार के निशान मुख्य रूप से पाए जाते हैं। पहला है ग्रे टिक्ड। इसमें घोड़े के शरीर का सामान्य रंग चेस्टनट अखरोट जैसा होता है, परंतु पूरे शरीर पर सफ़ेद बालों के धब्बे पाए जाते हैं। ग्रे टिक्ड, सफ़ेद बालों के धब्बे, अखरोट जैसा रंग। अब सेकंड वन आता है फ्लैक्ड। इसमें शरीर के किसी भी भाग में सफ़ेद बालों के गुच्छे अनियमित रूप से पाए जाते हैं। बालों के पाए जाने की मात्रा के आधार पर उस स्थान को हैवीली फ्लैक्ड अधिक बाल या लाइटली फ्लैक्ड कम बाल वाला कहते हैं। हाईली फ्लैक्ड या लाइटली ब्लैक, सफ़ेद बालों के गुच्छे अनियमित, कहीं कहीं अगर ज़्यादा हैं तो हाईली फ्लैक्ड हो गया, कम है तो उसको हम जो है वो लाइट फ्लैक्ड का नाम दिया जाता है। अब आता है ब्लैक मार्क्स। घोड़े के शरीर के किसी भी रंग, सफ़ेद या अन्य रंग पर जब काले रंग के धब्बे पाए जाते हैं तो उन्हें ब्लैक मार्क्स कहते हैं। शरीर पर इन धब्बों की स्थिति व शरीर का रंग आवश्यक रूप से दर्शाना होता है कि वो कहाँ हैं, कहाँ कहाँ वो धब्बे हैं ब्लैक वाले, वो हमें दर्शाना होता है। कलर लिख के डायग्राम जो बनाया गया उस पर उन धब्बों का निशान मार्किंग दी जाती है कि यहाँ यहाँ ब्लैक कलर के धब्बे जो हैं पाए गए, तो ब्लैक मार्क्स। इसके बाद में स्पॉट्स। ये रंगीन बालों के छोटे व गोल गुच्छे होते हैं जो शरीर के सामान्य रंग से अलग रंग के होते हैं तथा पूरे शरीर पर कहीं भी पाए जा सकते हैं। इनकी स्थिति व रंग को आवश्यक रूप से वर्णित करना चाहिए, तो इनको स्पॉट्स कहते हैं। कहाँ कहाँ स्पॉट पाए गए, कलर कौन सा है और इनकी स्थिति कहाँ है, कहाँ पाया गया वो स्पॉट। तो ये रंगीन बालों के व गोल बालों के गुच्छे अक्सर जो हम देखते हैं घुमावदार होते हैं। जहां भी देखेंगे ना यूं स्पॉट यूं घुमावदार होंगे, इस तरह से छल्ला टाइप। अब है पैचेस। ये बड़े व अनियमित आकार के स्पष्ट धब्बे होते हैं जिनका रंग शरीर के रंग से भिन्न होता है तथा शरीर के किसी भी भाग पर पाए जा सकते हैं। इनका रंग, आकार, आकृति व शरीर पर स्थिति स्पष्ट रूप से वर्णन करनी चाहिए। पैचेस ये भी धब्बे ही हैं लेकिन अनियमित है, आकार के हैं और शरीर से जिनका रंग भिन्न है वही दिखेंगे ना पैचेस। तो अब है जेब्रा मार्क्स। जेब्रा मार्किंग कहते हैं। जेब्रा मार्किंग, जेब्रा तो मार्किंग आपने देखी हो। जेब्रा होता है गधा और जेब्रा जब अपने पास में खड़े करते हैं तो मार्किंग नजर आती है। इसमें घोड़े के शरीर पर मुख्यतः शरीर, पैर व गर्दन आदि पर रंगीन धारियां होती हैं। जेब्रा धारियां होंगी, वो छोटे छोटे, ना तो वो स्पॉट होंगे ना पैचेस होंगे और ना कोई मार्क होगा इस तरह से, लेकिन वो धारियां बनेंगी, धारियां अलग कलर की उसके ऊपर, चाहे वो धारी एक साइड में हो, चाहे दोनों साइड में हो, चाहे पैरों पे, और चाहे कई बार हो सकता है गर्दन पर भी होती हैं। शरीर, पैर, गर्दन पर ये धारियां देखी गई हैं, तो ये हमारा जेब्रा मार्क हो गया। जेब्रा मार्किंग भी इसको कहते हैं। अयान व पूंछ पर पाए जाने वाले निशान।
अयान, मेन्स, वह टेल मार्किंग, मेन, वो जो मैंने आपको बताया था, ये गर्दन के ऊपर ये जो पूरा का पूरा है, इस पे अयान, मेन कहते हैं इसको। इन पर विभिन्न रंगों के बाल या धब्बे पाए जा सकते हैं जिन्हें स्पष्ट रूप से वर्णित करना चाहिए। ज़्यादातर तो यहाँ ये ब्लैकिश वो होती है मेन, और यहाँ कई बार क्या ब्राउनिश भी बाल आते हैं, शाइनिंग देते हैं दूर से, सुनहरी कलर के, ऐसे भी घोड़ों में पाए जाते हैं। पैरों पर पाए जाने वाले निशान, लिम्ब मार्किंग्स, घोड़े के पैरों पर पाए जाने वाले सफ़ेद रंग के धब्बे, वाइट मार्किंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनको इंपॉर्टेंट लिखना पड़ता है। वाइट मार्किंग की शुरुआत और अंत को स्पष्ट रूप से वर्णित करना चाहिए, जैसे वाइट टू हाफ पेस्टर्न, वाइट बिलो दी फैटलॉक। कहाँ है वाइट वो मार्किंग? बिलो दी फैटलॉक, फैटलॉक जॉइंट, वो जॉइंट से रहता है। बिलो दी, वाइट बिलो दी फैटलॉक, तो फैटलॉक से नीचे का जो है पूरा सफ़ेद, या वाइट टू हाफ पेस्टर्न, हाफ पेस्टर्न तक जो है वो वाइट है, हाफ पेस्टर्न तक वाइट है, वाइट टू हाफ पेस्टर्न। तो पेस्टर्न जॉइंट आपने पढ़े हैं, फैटलॉक जॉइंट भी पढ़ा है, पेस्टर्न जॉइंट भी पढ़ा है। तो ये वहां तक के वाइट जो है वो धब्बे हैं जो बताए गए हैं। अब है खुरों के निशान, हूफ मार्किंग, खुर, घोड़े के खुरों के रंग में पाई जाने वाली किसी भी प्रकार की विभिन्नता या अन्य कोई भी निशान स्पष्ट रूप से दर्शाना चाहिए अगर हो तो। जनरल मार्किंग, शरीर पर पाए जाने वाले सामान्य निशान, ये निम्न प्रकार के हैं। एक तो मिक्स्ड हैं, बॉर्डर्ड हैं और फ्लैश मार्क्स हैं। मिक्स्ड, सारे मिक्स हो गए। इनमें घोड़े के शरीर पर एक सफेद रंग का धब्बा पाया जाता है जिस पर विभिन्न रंग के बाल पाए जाते हैं, वो मिक्स्ड है। घोड़े के शरीर पर एक सफेद रंग का बड़ा धब्बा है और उसके अंदर सारी तरह के विभिन्न रंग के बाल पाए जाते हैं। अब है बॉर्डर्ड, इसमें शरीर के किसी भी भाग पर पाए जाने वाले निशान के चारों तरफ एक अलग रंग की सीमा या पट्टी पाई जाती है, जैसे बॉर्डर्ड स्ट्रिप, बॉर्डर्ड स्टार। जो स्टार है उसके बाद बॉर्डर बन गया कोई अलग कलर का। इसी तरह से जो स्ट्रिप है जो आपने पढ़ी, यूं लंबी नाक वाली जो स्ट्रिप है, उसमें भी स्ट्रिप तो है लेकिन बॉर्डर्ड है, तो उसके इधर और इधर उसका बॉर्डर पूरा जो है किसी और कलर का बन गया हुआ है, तो ये बॉर्डर्ड हो गया। वो मिक्स्ड है, तो मिक्स तरह के जो है वो एक ही तरह के गुच्छा है, यानी कि उस पर, और उसमें अलग अलग तरह के बाल हैं, यूँ समझो ये मिक्स्ड हो गया। बॉर्डर्ड है, जैसे यूँ लंबाई में कोई लकीर है, स्ट्रिप है, वो भी बॉर्डर्ड है, तो वो बॉर्डर्ड होगी। फ्लैश मार्क्स, यह उस निशान को कहते हैं जहां पर त्वचा का पिगमेंट ही अनुपस्थित होता है। त्वचा का पिगमेंट, मेलानिन, यह उस निशान को कहते हैं जहां पर त्वचा का वर्णक पिगमेंट अनुपस्थित होता है। तो पिगमेंट त्वचा का मेलानिन ही होता है, यह भी नोट कर लेना। घोड़े के शरीर पर पाए जाने वाले असामान्य निशान दो कारणों से हो सकते हैं। असामान्य, एक तो जन्मजात, कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटी, जन्मजात असामान्यताएं, किसी भी प्रकार की जन्मजात असामान्यता जो कि सामान्यता के अंतर्गत नहीं आती, उन्हें स्पष्ट रूप से वर्णित करना चाहिए या चित्र पर दर्शाना चाहिए। कोई ऐसा निशान जन्मजात में क्या होता है, कॉन्जेनिटल में, जैसे हमारे लिए अपने लिए बता रहे हैं,
अंगूठा नहीं है, जन्मजात हुआ ही नहीं बच्चे में। कई बार आप देखते हो एक अंगूठा ही नहीं है, या 5 की जगह 6 उंगलियां हो गई, तो ये जन्मजात एबनॉर्मलिटीज है, ये जरूर लिखना चाहिए। जन्म के बाद की असामान्यताएं, अब ये जन्म के बाद की कौन सी हैं? जैसे एक्वायर्ड एबनॉर्मलिटीज, घोड़े के जन्म के पश्चात उसके शरीर में विभिन्न प्रकार के असामान्य निशान बन जाते हैं जिन्हें स्पष्ट रूप से वर्णित करना चाहिए, जैसे सैडल मार्क्स, ब्रांडिंग मार्क्स, फायरिंग स्कार, परमानेंट बैंडेज मार्क्स आदि। अगर किसी कारण से घोड़े की पूंछ काटी गई हो, डॉकिंग की गई हो, तो उसे भी स्पष्ट वर्णन करना चाहिए। अब ये एक्वायर्ड में जाए, जैसे मान लो, अब इसको मैं वैसे आपको समझा देता हूं, जैसे आपके चोट लगी, चोट लगने के बाद में आपके यहां स्कार जरूर रहता है, वो जख्म तो भर जाएगा, अभी भी है मेरे। आप कभी जाते हो हेल्थ सर्टिफिकेट लेने डॉक्टर के पास, तो वो मार्किंग लिखता है आपकी कि आपके लेफ्ट घुटने पे इस तरह का ये स्कार, या राइट पे इस तरह का, या आपके कोई तिल है, तिल समझते हो आप, काला सा निशान जो है वो जरूर लिखेगा उस पर। तो ये जो है तिल तो खैर शुरू से भी हो सकता है, लेकिन ये जो स्कार बनना है, जैसे मैंने आपको बताया उंगली कटना है, चोट लगना है, चोट के बाद में ये इस तरह की वो बन जाना, ये एक्वायर्ड है, बाद में आए हैं, आप जन्मजात नहीं है आपके। कईयों में जन्मजात भी होती है, ऐसा कोई ऐसी मार्किंग आ गई जन्म जाती है, तो कॉन्जेनाइटल, जन्म से पहले, यानी कि जन्मजात, जन्म के साथ लिया है और जन्म के बाद है, दोनों तरह के निशान ये इस तरह प्रकार हो सकते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि घोड़े के शरीर पर रंग व प्राकृतिक निशान उनकी पहचान में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं, बहुत ही नहीं, बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होते हैं। तो ये आज हमारा चैप्टर, यानी कि अभी आपने देखा कि हमने ये 7th चैप्टर को आज हम यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं। अगर कोई बात इसमें से कोई समझ में नहीं आती है तो आप मेरे को फीडबैक दें, मेरे इस पे लिखें। कुछ बच्चों के आ भी रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है। क्या समझ में नहीं आया? कई बार तो अभी पीछे बच्चे ने एक ने लिखा था कि भाई ये वो ब्रीड रह गई थी पढ़ानी, लेकिन वो पढ़ा दी थी, लेकिन कोई बात नहीं। आपने अगर इसका मतलब आप देख रहे हो, तो अगर कोई समझ में नहीं आ रहा तो आप अपना फीडबैक दीजिए, मैं एक लेक्चर और आपके लिए उसमें बना दूंगा। तो अब जो है आज जो इसमें से रह गया, आज हम वो अलग से आपको देने जा रहे हैं, और कोशिश मैं ये करूंगा कि आपको इनका फोटो खींच के भी आपको इस पे मैं भिजवाऊं, क्योंकि ये जो हमारी बुक है इसमें विभिन्न पशुओं का वर्गीकरण नहीं दिया हुआ है। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, ये मैं आपको पढ़ा भी दूंगा और फिर इसके बाद में आपको इसका फोटो जो इसकी लेके और इस पे जो है दे दी जाएगी आपको। आप उसको फोटो को देख लें, या उसको इसी तरह से आप कोई स्कैनर है तो अगर कोई और जैसे आपके पास सुविधा है तो उसकी फ़ोटो वगैरह निकाल लें। तो क्योंकि ये इसमें मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको बता रहा हूँ कि पिछली बार जो है इसके बारे में 1 नंबर का फिल इन दी ब्लैंक्स आ गया था। तो मैं ये समझता हूँ जो बच्चे इंटेलिजेंट है उनके लिए 1 नंबर बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ा महत्व है। दूसरे जो बच्चे हैं कुछ, उनके लिए तो ये है कि चलो पास होना है, लेकिन आगे कंपटीशन में ये चीज़ें आपको काम आएंगी। तो अभी से इसकी तैयारियों में इस तरह से जुट जाओ कि 1 मार्क्स जो है आपके लिए बहुत कीमती है। तो अभी हम विभिन्न पशुओं का जंतुए वर्गीकरण, ये इसमें नहीं दिया हुआ इस बुक में, तो हम इसमें पहले जो है इसमें देखते हैं कि गाय का जंतुए वर्गीकरण कैसे लिखा जाता है। तो आप जो है सभी +2 तक कम से कम ये आप पढ़ के आए होंगे कि किसी भी जानवर का
पूरा का पूरा कौन सी वो उसका क्या कहते हैं उसको, किंगडम कौन सी है उसका, फाइलम यानी श्रेणियां, श्रेणियों में शुरू से ही बांट दिया जाता है उसको, क्योंकि एक कॉर्डेटा होते हैं, एक नॉन कॉर्डेटा होते हैं पशु, जिनके ये रीढ़ की हड्डी होती है, इसकी जिनके रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो इस तरह के अलग अलग हैं। तो ये जो कौन से में इसको वर्गीकरण में डाला गया है, तो इसमें क्या ज़्यादातर फैमिली पूछ लेते हैं कि आप बताओ कि किस क्लास से, किस फैमिली से ये बिलोंग करता है। और यहाँ कई बार ऑर्डर पूछ लिया जाता है, किस ऑर्डर से ये जो है बिलोंग करता है। तो अब ये मैं ऑर्डर समझाने बैठ जाऊँगा, तो ये आप +2 तक पढ़ के आए हुए हो कि क्या होता है ये किंगडम, क्या होता है फाइलम, क्या क्लास होती है, क्या ऑर्डर होता है, क्या फैमिली, क्या जीनस होता है। तो ये ज़्यादातर फैमिली के बारे में पूछा जाता है। तो इसके बारे में पूरी आपको इस 5-7 जानवरों का ये डिटेल आपको मैं दे रहा हूँ, तो आप इसको नोट कर लेना। तो गाय में पहला है किंगडम में, इसमें एनिमल में है ये, क्योंकि हम देखते हैं कि पक्षी भी हैं, एनिमल भी हैं, तो ये पहला एनिमल में आता है। इसके बाद में आता है फाइलम, इसका है कॉर्डेटा। क्लास इसकी है मेमेलिया, मेमेलिया। अब मेमेलिया वो क्लास है जो दुधारू, दूध देने वाले, जिनके थन होते हैं। कॉर्डेटा वो हैं जो रीढ़ की हड्डी वाले हैं, तो इनकी रीढ़ की हड्डी है, देखिए मेमेलियन, इनके थन हैं। इसके बाद में आता है ऑर्डर। तो ये जो ऑर्डर है इनका, ये है आर्टियोडेक्टाइला, आर्टियोडेक्टाइला। फैमिली इसकी है बोविडी, बोवाइन, या इसको बोविडी कह दो या बोवाइन भी कह सकते हैं, बोवाइन या बोविडी, बोविडी। और इसका वंश है, जीनस जो है वो बॉस, बॉस है। तो अब इसमें बॉस जो है, इसमें भी स्पीसीज आती हैं बॉस में। फिर आगे देखिए, वंश है, जीन के बाद में फिर स्पीसीज आती है। अब ये स्पीसीज कौन सी में आता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है बॉस टारस, बॉस टारस। अब इसका मतलब क्या होता है, एक तो वो है गाय जिनमें हम नहीं होता, हमने पढ़ा। तो अब ये पूछने वाली बात है, वो बिल्कुल पूछ सकता है इसको कि आप बताइए ये जो है कौन सी स्पीसीज कौन सी है, जो हमारी जो एग्जोटिक ब्रीड है, एग्जोटिक ब्रीड की जीन्स, ये जो स्पीसीज बताओ क्या है। तो अब आप क्या करोगे अगर आपको नहीं पता। तो ये बॉस टार्सस है, बॉस टार्स ये है वो स्पीसीज है जिसके अंदर हम्प नहीं होता। और बॉस इंडिकस, हमारी जो इंडियन ब्रीड है उनकी है बॉस इंडिकस, जिनमें थुई होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर इसमें नोट कर लें। अब इसके बाद में आता है भैंस का, भैंस का जंतु वर्गीकरण। तो इसकी किंगडम है, एनिमल है ही, कॉर्डेटा फाइलम है ही, मेमेलियन क्लास है, और उसका ऑर्डर वो सेम है, आर्टियोडेक्टाइला। फैमिली जो बोविडी है। अब इसका जीनस अलग है, तो ये इनके अलग अलग जीन, ये चारों चीजें तो हर एक में एक आ गई हैं अब हमारे पास। अब अलग की इनकी क्या करना है, आपने फैमिली पढ़ना है। तो फैमिली इसकी बोविडी है, और इसका वंश जो है वो बूबेलस है, बूबेलस। अब इसकी स्पीसीज है वो है बूबेलस बुबेलिस, बुबेलस बुबेलिस, बुबेलस बुबेलिस ये आता है। अभी पिछली बार ये पूछ लिया था कि आप बताइए भैंस की जो है वो स्पीसीज का नाम लिखिए, 1 नंबर का था। अब जिसको नहीं आता 1 नंबर गया। हाँ, मैंने आपको पहले भी कहा कि जिन्होंने पास होना है उसके लिए तो 1 नंबर की कोई महत्ता नहीं है, लेकिन जिन्होंने परसेंटेज लेनी है, आगे कंपटीशन में लड़ना है, कंपटीशन में आगे बढ़ना है, तो वहाँ 1-1 नंबर की तो वैल्यू है, उसी से तो सिलेक्शन होने। अब है बकरी की जो है, इसके बाद में बकरी एनिमल, कॉर्डेटा, मेलियन सेम, आर्टियोडेक्टाइला सेम, बोविडी सेम। अब इसका वंश है वो कैप्रा, कैप्रा वंश, और जाति इसकी कैप्रा हिरकस, कैप्रा हिरकस। अब इसमें भेड़ का
भेड़ में बाकी सारा सेम है, और इसमें वंश जो है वो ओविस है, और इसकी जाति जो है वो ओविस एरीज है, ओविस एरीज। घोड़े का, घोड़े में सेम है, एनिमल, कॉर्डेटा, मेमेलिया और आर्टियोडेक्टाइला, यहाँ तक तो एक है। अब फैमिली यहाँ चेंज हो गई घोड़े की, देखिए यहाँ है इक्वाइडी, क्योंकि इक्वाइन होते हैं ना, इक्वाइन है ये सारे, घोड़ा है, खच्चर है, गधा है, ये इक्वाइन में आते हैं। तो इक्वाइन है जो, फिर इसकी जो फैमिली है वो इक्वाइडी होगी, इक्वाइडी, और वंश इसका इक्वाइस, और इसकी स्पीसीज जो है, अब आप देखिए यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये चीजें देखिए, नहीं आपको मिलेंगे, फिर आप परेशान होंगे कि ये कहाँ से आ गया। तो देखिए इसमें जाति इसकी है इक्वस कैबेलस, और इसमें 64 क्रोमोसोम है। देखिए इसमें 64 क्रोमोसोम है, और जो इक्वस परजेवेल्स्की है उसके अंदर 66 क्रोमोसोम्स हैं। तो अब आप देखिए फर्क हो गया। अब मान लीजिए आपको पूछ ले कि इसके अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो दिक्कत आ गई आपके, तो जबकि है आपके यहाँ, और ये लिखा हुआ है इसमें सिलेबस में है। तो आप इसको, क्योंकि स्पीसीज के बारे में पूछ सकता है, स्पीसीज कौन सी है, तो ये स्पीसीज इसकी 2 हैं, ये पता ही नहीं। तो फिर कैबेलस और परजेवेल्स्की, तो ये आप इसको ध्यान से इसको नोट करें, बार बार इसको रोक के इसको वीडियो को नाम को नोट करें। कुछ नहीं है, 2 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बाकी तो आपने लिखा, देख लिया कि प्रत्येक के अंदर जो किंगडम है, एनिमल है, फाइलम कॉर्डेटा, मेमेलिया, ऑर्टियोडेक्टाइला। अब यहाँ आके 2-3 जगह बदलती है, यहाँ बोविडी है, यहाँ इक्विडी होगी। बाकी वंश और जाति ये नोट कर लो और इनको याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। 1-2 नंबर की अगर बात आती है वहाँ पे तो बच्चे बड़ा सीरियसली लेते हैं। तो ये आज याद कर लोगे तो बाय द वे मान लो इस एग्जाम में नहीं भी आता तो आपका कंपटीशन में तो कहीं ना कहीं ये आएगा। वहां जब आ गया तो वहां दिक्कत आएगी। मल्टीपल चॉइस में पूछ लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लेते हैं, ट्रू फॉल्स में पूछ लेते हैं। तो ये इनको आपने ध्यान करना। तो अब है ऊंट का जंतु वर्गीकरण, वही है, एनिमल है, सेम किंगडम, फाइलम है कॉर्डेटा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर वही ऑर्टियोडेक्टाइला। अब फैमिली इसकी कैमल है तो इसके कैमेलस होगी, कैमल है कैमेलस, फैमिली कैमेलस होगी। और वंश इसका वंश कैमेलस है, वंश इज आल्सो कैमेलस। देखिए अब इसमें याद करने में कहाँ दिक्कत है, फैमिली भी कैमेलस और वंश भी कैमेलस। लेकिन इसमें स्पीसीज जो है, स्पीसीज जो है अलग है, एक दो इसकी देखिए स्पीसीज देखिए अलग हो गई हैं। तो इसमें स्पीसीज दो, एक तो है इसका कैमिलस बैक्टीरियंस, कैमिलस बैक्टीरियंस। तो ये कैमिलस बैक्टीरियंस क्या है, जिसके 2 हम्प होते हैं। ऐसे ऊंट भी है जिनके हम्प, जो थुइयां हैं ना ऊपर, वो 2 होती हैं, आगे और पीछे, बीच में जगह है। तो 2 हम्प वाले की, अब आप मान लो आपके सवाल आ गया 2 हम्प वाले ऊंट की स्पीसीज लिखिए। स्पीसीज का नाम खाली स्थान है आपका, तो 1 नंबर गया। तो नोट करिए आप इसको, कैमेलस बैक्टीरियंस जिसमें 2 हम्प हैं, और दूसरी है कैमेलस ड्रोमेडेरियस, ड्रोमेडेरियस, कैमेलस ड्रोमेडेरियस जिसके 1 हम्प होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है सूअर। सूअर के जो है इसमें वही सेम एनिमल, कॉर्डेटा, मेमेलिया, ऑर्टियोडेक्टाइला। और इसमें बस अभी आप देखिए फैमिली चेंज होगी क्योंकि अलग फैमिली का आ गया। ऊपर घोड़े थे वो अलग फैमिली के हैं, ऊंट अलग फैमिली का है, और ये
क्या नाम तुम्हारे, सूअर अलग फैमिली का, उधर पहले बाकी हमने बोवाइन में बोविडी पढ़ी थी, तो वो ये उसमें था। तो ये इसके अंदर अब फैमिली आ गई, इसका है सुइडी, सूअर की फैमिली सुइडी, यूं ही याद रख लो, सूअर पे सुइडी, सूअर सुइडी। और इसका जीनस जो है वो सस, तो सूअर का सस और सुइडी। देखिए नाम भी बड़े अच्छे आराम से याद रहने वाले हैं, ऐसा नहीं है। सूअर में सुइडी और सस। अब इसमें स्पीसीज जो है अलग अलग हैं। सस डोमेस्टिकस, अभी जो घरों में पाले जाते हैं, डोमेस्टिकस पता लग गया, सस डोमेस्टिकस, सस स्क्रोफा और सस विटाटस। सस विटाटस, सस स्क्रोफा और सस डोमेस्टिकस। तो ये हमने आज आपको इस क्लासिफिकेशन के बारे में जागृति आपको करवाई। तो इसमें आप थोड़ा सा, क्योंकि जहाँ सवाल आता है मार्क्स का, तो वहाँ बहुत वेरी इम्पोर्टेंट आपको और सतर्क रह के चलना होता है। तो जैसे अभी 2 लाइनों के लिए और 2 मिनट का है, अभी आप इसको सुने। अब आप देखिए भैंसें जो हैं, इसमें हमने पढ़ा था एक तो स्वैम्प बफेलो है और एक रिवर बफेलो है, रिवराइन हमने पढ़ा था, रिवराइन और स्वैम्प। स्वैम्प जो बफेलो थी वो दलदल वाली है, और रिवर वाली जो यहाँ जो इधर नहरी क्षेत्र है उसकी रिवर बफेलो है। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे बाकी तो हमने वहाँ देख लिया था उसमें कि ये कहाँ दोनों अलग अलग पाई जाती हैं। ये कम दूध देने वाली है, ज़्यादा देने वाली है, ये गंदे कीचड़ की हैं ये, क्योंकि स्वैम्प है जो इसका मतलब ही कीचड़ वाली भैंसें हैं। और ये जो स्वच्छ पानी वाली हैं दूसरी रिवर जो है, रिवर का मतलब। और मेन इसके अंदर ये स्वैम्प जो है बोझा ढोने के वो भी आ गया, ये दूध देने वाली हैं। हाँ, सींग बड़े होते हैं स्वैम्प, ये भी हमने पढ़ लिया, ये पढ़े। लेकिन एक जो बात रह गई थी गुणसूत्र, ये जो स्वैम्प बफेलो हैं इसमें गुणसूत्र की संख्या जो है 48 होती है, नोट कर लेना इसको। और जो रिवर बफेलो हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या 50 होती है, 50 होती है। तो ये अंडरलाइन कर लेना, और नहीं है बुक में, नहीं है उसमें, तो आप इसको लिख लो कि जो स्वैम्प बफेलो में उसमें गुणसूत्रों की संख्या 48 और जो रिवर बफेलो में गुणसूत्रों की संख्या 50 होती है। तो ये आज हमने 7th हमारा चैप्टर कंप्लीट करते हुए कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियां आपको दी हैं, और इम्पोर्टेंट जानकारियां होगी तो उसमें कोई नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए उसमें डाल दूंगा, भिजवाऊंगा आपको। और अब आप इसमें अगर कोई इन 7 चैप्टरों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ छोटे छोटे मैंने पॉइंट्स जो हैं वो नोट किए हुए हैं, उनके बारे में अलग से जो हम आपसे चर्चा कर लेंगे, मैं उनके बारे में चर्चा करूंगा, बताऊंगा जहां कुछ डाउटफुल रह गया था। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव में ट्राइकस्पिड वाल्व और बात रह गई थी। ट्राइकस्पिड वाल्व जो हमेशा राइट में ही होता है, ऑरिकल और वेंट्रिकल के अंदर। तो अब वो जो नेगेटिव पल्स है उसके बारे में मैं एक और बुक कंसर्न करता हूँ, वरना ये जो लिखा है फिर आपने वही याद करना है। तो अभी हम नेक्स्ट जो है हमारा उम्मीद करता हूँ जो लेक्चर होगा वो हम फिजियोलॉजी को स्विच ऑन करेंगे, वहाँ स्विच ओवर होंगे फिजियोलॉजी की ओर। तो उसमें हम वही उसके भी चैप्टर जो है कम से कम मिड टर्म का हाफ तो हम उससे पहले उसमें करें। जैसे ये हमारा लगभग अप्रॉक्सीमेट मिड टर्म का हाफ आ गया हुआ है, हाफ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके 14 या 15 लेसन हैं मिड टर्म तक, तो हाफ उसका आ गया। हाफ हम फिर इसमें आगे हो सकता है अगर किसी तरह से ये जो कोई यूनिवर्सिटी का आदेश आता है और इन दिनों में उतने दिनों में मैं इसको फिजियोलॉजी को कवर करता हूँ, कोई आदेश आता है और क्लासें लगनी शुरू हो जाएं, तो जो सामने बोर्ड पर और इस तरह से हम पढ़ते हैं वो एक अलग जो बात आती है दिमाग में उसी समय बच्चा पूछ लेता है। अब इसमें तो कब सुनोगे, कब दिमाग में आई, फिर आलस हो जाता है कि पूछूं ना पूछूं। तो ये कुछ
लेकिन चलिए, जो भी व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है, इससे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम जो चैप्टर वो बनाएंगे, वो हम अब फिजियोलॉजी पर हम उस पर ध्यान देंगे। थैंक यू वेरी मच।